क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ दिल्ली से मौजूद हैं अंबर जैदी साहबा। वो एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट हैं। एक कामयाब यूट्यूब चैनल चलाती हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास्टर्स किया जर्नलिज्म में। थैंक यू वेरी मच अंबर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं जानना चाह रहा हूँ कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे आपके क्या विचार हैं। पाकिस्तान में बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब तक नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है ये रिलेशंस इंप्रूव नहीं हो सकते। तो आप कैसे देखती हैं इस आर्ग्यूमेंट को? सर देखिए, पाकिस्तान में भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर अगर इस तरह की आर्ग्यूमेंट होती है या इस तरह की सोच है तो मुझे लगता है कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। अगर हम शुरू से चले जाते हैं जहां से भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, यानी कि पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ, जिस बिना पर भारत और पाकिस्तान अलग हुए, वो बिना थी धर्म यानी कि इस्लाम के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर पाकिस्तान अलग किया गया। और जिस तरह से ये बात उठाई गई कि भारत में मुसलमानों को एक एक जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान का उस वक्त रहा था, जो कि जिन्ना साहब ने एक जो थ्योरी गढ़ी थी कि यहाँ पर मुसलमानों के हुकूकों पे इस तरह से जो भी सारी चीजें अटैक हो रहे हैं, या एक जो नैरेटिव जो गढ़ा गया था, वो आज भी जिंदा है और उसको पाल-पोस के लगातार वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स ने बड़ा किया है। और यही चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ जो आवाम है, उनके दिमाग में ये डाली गई है कि पाकिस्तान में तो मुसलमान बहुत सुकून से हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मुल्क है जिसको अल्लाह के फ़ज़्ल-ओ-करम से ये यहाँ पर नुमाया हुआ है कि आसमान से सीधा ये नुमाया होकर पाकिस्तान ज़मीन पर आया था। और बाकी लोग तो भारत के जो मुसलमान हैं, जो कि सही माने में माशाल्लाह सरसब्ज़ हैं, जिनको जो एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में रहते हैं, जहाँ पर रूल ऑफ लॉ है, वहाँ के लिए वो एक इस तरह का प्रोपेगेंडा या इस तरह की झूठ में जीना चाहते हैं कि पाकिस्तान तो बहुत अच्छा है, भारत के मुसलमान बहुत ज़ुल्म का शिकार हैं। अगर उनको ऐसा लगता है कि भारत में जो मुसलमान हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़ुल्म का शिकार हैं, तो वो अपने दरवाज़े खोल दें ना, फिर जो मुसलमान ज़ुल्म का शिकार है, वो पाकिस्तान में आ जाएँगे। ऐसा करके क्यों नहीं देख लेता पाकिस्तान? इतना समय हो गया, इतना वक़्त बीत गया। हम सब जानते हैं कि जिस बिना पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, वो एक अच्छी शुरुआत नहीं थी, जहाँ पर लाखों लोगों को ज़ुल्म का शिकार होना पड़ा था, लाखों लोग मारे गए थे, कितने ही लोग बेघर हुए थे, ख़ास तौर से पंजाब रीजन में हिंदू, सिख और ईसाई हर तरह के लोग इधर से उधर हुए थे। और एक सोचिए कि जो जिन्ना की एक विश थी, विशफुल थिंकिंग की वजह से कितने ही लोगों को इस जुल्म का शिकार होना पड़ा, कितने ही लोगों को इधर से उधर होना पड़ा, कितने ही लोगों को अपने जो परिवार था उनसे बिछड़ना पड़ा, क्योंकि आज भी कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार पाकिस्तान में आधी फैमिली और आधी फैमिली भारत में है। तो बिना जो थी, जो शुरुआत थी, बुनियाद थी, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और हमें बिल्कुल उम्मीद थी कि रिश्ते अगर शुरुआत ऐसी हो तो आगे रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं होंगे। लेकिन पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, लगातार 1947 यानी कि जब 18 जुलाई 1947 जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बना और इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया, उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान अलग-अलग हो गए और एक तरह से जो पाकिस्तान कहता है उनको आज़ादी मिल गई। हालाँकि पाकिस्तान में आज़ादी के नारे आज भी लगते हैं। पाकिस्तान को तो आज़ादी आज भी नहीं मिली है। तो तब से लेकर लगातार 1947 में ही पाकिस्तान ने कबायलियों के भेष में कश्मीर पर अटैक किया। लगातार 4 जो अटैक हैं पाकिस्तान ने भारत की तरफ किए और कितने ही सारे हर वॉर के बाद एग्रीमेंट साइन हुए। उसके बाद भी उन सारे एग्रीमेंट्स को और जो टर्म्स साइन हुए उनको बार-बार उनका उल्लंघन किया। बार-बार भारत की तरफ से एक पीस का और एक अच्छे रिश्ते बनाने का जो इनिशिएटिव लिया गया, लेकिन ये पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है कि पाकिस्तान ने बार-बार धोखा दिया है। तो धोखा जो है वो पाकिस्तान की बुनियाद में है, पाकिस्तान की सोच में है, उनकी लीडरशिप से लेके आम लोगों तक जो सोच परोसी गई है, उसका नतीजा आज पाकिस्तान में जो हालात हैं, वो उसमें साफ नज़र आता है। अच्छा अंबर जी, आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, तो कभी किसी पाकिस्तानी से आपकी डिबेट हुई इन इश्यूज पे? भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को जी लेकर? जी।
जी, बहुत सारे लोग हैं जो हम जिस तरह के हम लोग डिस्कशन करते हैं, जिस तरह की हम लोग बातें और मुद्दों को उठाते हैं, तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें लिखते हैं और लोग कहते हैं, हालाँकि पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई टू वे कम्युनिकेशन या कोई डिबेट डिस्कशन इस तरह का वो नज़र नहीं आता है कि एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन हो। रेटरिक ज़्यादा नज़र आता है कि आप तो मोदी भक्त हैं, आप लोग मुसलमानों के बारे में नहीं बात करते, भारत में मुसलमानों का कत्ल-गारत किया जा रहा है। पता नहीं कौन-से ख्वाब में कोई ख़ास एक ऐसा नैरेटिव निकल कर नहीं आता जिनसे हम बात कर सकें या जिससे डिस्कशन या डिबेट की जा सके। इस तरह का मुझे कुछ जो इंटेलेक्चुअल या जर्नलिस्ट होते हैं जिनको हम जानते हैं, उनके अलावा कि उनसे हम एक बहस कर सकें, एक डिबेट डिस्कशन हो सके, उनके अलावा आम लोगों में मुझे उस तरह की सोच नज़र नहीं आती। हालाँकि अब क्योंकि कई तरह के मैं एकेडमिशियंस को देख रही हूँ जिन्होंने अच्छी किताबें लिखी हैं, किस तरह का नैरेटिव ख़ासतौर से इश्तियाक अहमद साहब, उन्होंने जो जिन्ना को लेकर किताब लिखी है, उसके बाद से भी लोगों में एक जो अदर साइड ऑफ द स्टोरी है, वो भी पहुँची है, उसका काफ़ी असर लोगों पर हो रहा है। एक इस तरह का माइंडसेट पाकिस्तान में तैयार हो रहा है कि लोग अब दूसरी तरफ का ओपिनियन एटलीस्ट सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बेहतर बदलाव है और इसी तरह से डिबेट और डिस्कशंस ओपन रहेंगे तो शायद जो सच्चाई है पाकिस्तान के लोगों को जो भारत के नाम पर उनके दिलों में नफ़रत डाली गई है, वो सच्चाई एक दिन वो एक्सेप्ट करें और उम्मीद करते हैं कि उनको सच एक्सेप्ट करने में जल्दी और आसानी हो और क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की आवाम को अब तक झूठ परोसा गया है, उनके दिलों में नफ़रत बोई गई है। अगर हम नफ़रत बोएँगे अपनी बुनियादों में, अपने दिलों में, तो फल भी उसी तरह का मिलेगा। अच्छा, पिछले दिनों हमारे एक मशहूर क्रिकेटर हैं शाहिद अफरीदी, उन्होंने एक बयान दिया था कि असल जो मसला है ना वो ये है कि नरेंद्र मोदी के ज़हन में रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स रहती है और रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स जो है ना वो सारे फसाद की जड़ है। तो इस आर्गुमेंट को आप कैसे देखते हैं? सर मुझे बहुत ही हँसी हँसी आती है। शाहिद अफरीदी जैसे लोग मतलब मैं क्या बोलूँ पाकिस्तान में जिस तरह की लीडरशिप रही है ये पाकिस्तान कहते हैं ना कि आप अपने माँ-बाप का जो बच्चा दिल दुखाता है ना, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता, वही पाकिस्तान का हाल है। और पाकिस्तान की ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि पाकिस्तान को अभी तक इस तरह की विज़नरी या क्वालिटी लीडरशिप अभी तक नहीं मिली है। सिर्फ़ वो 1% एलीट है जो पाकिस्तान के आम लोगों को लूटने का काम करती है और जो उनका पैसा, उनका हक मारकर वो विदेशों में जाके सेटल हो जाते हैं। अगर हम शाहिद अफरीदी की बात करें तो शाहिद अफरीदी ने इस तरह का बयान दिया है वो पाकिस्तान जिसकी बुनियाद जिसको अलग ही धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर किया गया हो, जहाँ पर शिद्दत पसंदी इस्लाम के नाम पर लोगों को सड़कों पर मार दिया जाता हो बिना किसी सवाल के। अपने आप को वो इस्लाम और इस्लाम परस्त बोलते हैं, अपने आप को हक की बात वो कहते हैं कि पाकिस्तान में मुसलमान आप छोड़िए हिंदू और सिखों की बात तो छोड़ दीजिए, जिस तरह से हिंदू लड़कियों को, सिख लड़कियों और ईसाई लड़कियों को उठाकर अगवा करके उनका रेप किया जाता है और उसके बाद कोर्ट में तक उनके माँ-बाप से उन बच्चियों को मिलने नहीं दिया जाता और एक अधेड़ उम्र के उस रेपिस्ट से जिसने उसका रेप किया, उसी की शादी करवा दी जाती है और एक कन्वर्जन लेटर भी बना दिया जाता है। जहाँ पर लड़कियों को कोई सुनने वाला नहीं है, उनके हक की बात करने वाला नहीं है, वो इस्लाम की बात करते हैं। भारत वो देश है, पाकिस्तान और भारत से पाकिस्तान अलग हुआ। भारत में सही मायने में डेमोक्रेसी यहाँ पर हम देखते हैं नाफ़िज़ हुई। लोगों में सिर्फ़ अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो सिर्फ़ कॉन्स्टिट्यूशन से ही हम किसी देश की डेमोक्रेसी का या ये नहीं हम कह सकते कि वहाँ पर डेमोक्रेसी है। जब तक वहाँ पर लोग सही मायने में इस जमहूरियत को सही मायने में उसको फ़ॉलो करते हों। भारत वो एक एग्ज़ाम्पल है, यहाँ पर रूल ऑफ़ लॉ को लोग मानते हैं, सही में एक-दूसरे के रिलिजन का सम्मान करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। यहाँ पर हर कोई ऐसी दुनिया का धर्म नहीं है, जिस धर्म के लोग भारत में ना रहते हों और सबको कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया, हक दिया है कि आप अपनी मर्ज़ी से अपना धर्म फ़ॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस प्रीच कर सकते हैं और हर धर्म के लोगों को यहाँ पे कोई भी म कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे तो कोई डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं। साथ ही जो लोग हैं, समाज है या कौम की बात करें जो भारतीय कौम है, वो भी एक-दूसरे के प्रति ये तो भारत की हज़ारों साल की संस्कृति और एक भारत का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, यही भारत का नेचर और यही डीएनए है कि हम हर एक को
धर्म और जाति से ऊपर उठकर उनका इज्जत और सम्मान और बराबरी से प्यार करते हैं। यहाँ पर ईद हो, दिवाली हो, होली हो, हालाँकि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो इस तरह की बातें, छोटी-मोटी बातें कर जाते हैं, लेकिन जो लार्ज सोसाइटी है, लार्ज जो स्केल पे है, वो एक-दूसरे के त्योहारों में, एक-दूसरे की खुशियों में शामिल होती है और हम बराबरी तैयारी ईद की और दिवाली की वैसे ही करते हैं जैसे कि ईद पे होती है। हर एक को किसी को पता ही नहीं होता क्योंकि हमारे यहाँ हर चीज़ अपनी होती है। हम सब मिलकर रहते हैं, हम एक कौम हैं। हम यहाँ पर हिंदू, मुसलमान या कोई पंजाब वाला, सिंध वाला ऐसा नहीं होता है। हम भारतीय हैं। ये सबसे बड़ा फ़र्क और भारत और पाकिस्तान में है और नरेंद्र मोदी की जब बात आती है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और जिस तरह से उन्होंने काम किया है अपने इस पूरे कार्यकाल में, 2 उनकी टर्म्स पूरी हो रही हैं, उसके पूरे अगर हम उसमें देखें उन्होंने इतने अच्छे-अच्छे काम किए, कश्मीर का आर्टिकल 370 और 35 की बात करें, हम ट्रिपल तलाक की बात करें, पाकिस्तान जैसे देश में ट्रिपल तलाक जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक था, वो बैन था, लेकिन भारत में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसको ज़िंदा रखा हुआ था। हालाँकि 1980s में शाबानो एक एमपी से, इंदौर से एक बुज़ुर्ग औरत थीं, जो अपने गुज़ारे भत्ते और खर्चे को लेकर कोर्ट में गई थीं। कोर्ट ने उनके हक में फैसला भी दिया, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी और उनके प्रेशर में आकर उसको फैसले को वापस लिया गया। उसके बाद हज़ारों मुसलमान, लाखों इनफैक्ट कहना चाहिए, इंडिया गेट पे इकट्ठा हुए और उस फैसले को वापस लिया गया। तो कुछ राजनीति और पॉलिटिक्स की वजह से कुछ इनजस्टिस जो भारत की मुस्लिम औरतों के साथ रहा, उसको भी जो पास्ट में गलतियाँ हुई, उसको करेक्ट किया नरेंद्र मोदी जी ने और एक ऐतिहासिक फैसला लिया जो कि शायद ही किसी में हिम्मत हो सकती थी या फिर हम और भी बहुत सारे उसकी बात करें। हम इंस्टीट्यूशन लेवल पे तो कोई भी किसी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यहाँ पर सबको बराबरी से जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, स्कीम है, सबको बराबरी से फ़ायदा मिलता है। इनफैक्ट जो भी सरकार की स्कीम्स हैं गरीबी रेखा से जो भी मुसलमान नीचे हैं, वो गरीब होने की वजह से उनको फ़ायदे ज़्यादा मिलते हैं। तो मोदी जी हमेशा मुसलमानों को लेकर बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। इनफैक्ट वो तो पूरे देश को ही लेकर वो काम करते हैं, वो हमारे लीडर हैं, हमारे देश की शान हैं और उन्होंने हमारे देश को दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बनाया है। तो हम किसी भी फ़ील्ड में, किसी भी एस्पेक्ट पे बात करें तो मोदी जी हमारे लिए हमारा गर्व है और ये हर एक भारतीय के लिए गर्व की बात है। हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ज़रूर अलग हो सकते हैं, लेकिन वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके जो काम है अब एक आउट ऑफ हेट आप अगर किसी के लिए इस तरह की बयानबाज़ी करें, तो मुझे लगता है कि बहुत ही इमैच्योर और बहुत ही छोटा उनका दिमाग है, जो उस चीज़ को नहीं समझ सकता कि मोदी जी और उनके काम और उनकी पर्सनैलिटी क्या है। अच्छा अंबर जी, हमारे यहाँ मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा ये बात करता है कि इंडिया में मॉब लिंचिंग हो रही है माइनॉरिटीज़ की और ख़ास तौर पर मुसलमानों की। अच्छा। तो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट एलिगेशन? देखिए, मॉब लिंचिंग मैं ऐसा नहीं करूँगी कि यहाँ पर नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ़ मुसलमानों की ऐसा नहीं कि देखिए कितनी 150 करोड़ की आबादी वाला देश है और हर जगह पर आपस में लोगों के बीच झगड़े होते हैं और उन झगड़ों को हम बड़ी-बड़ी न्यूज़ और बड़ी-बड़ी खबरें बनती हैं। पॉलिटिसाइज़ेशन भी होता है कुछ खबरों का, लेकिन अगर धर्म के नाम पर किसी को भी मारा जाता है, तो मुझे लगता है बहुत गलत है। तो ये कहना पाकिस्तान मीडिया रिपोर्ट करती है कि मुसलमानों के साथ मुसलमान होने की वजह से उनकी लिंचिंग होती है, तो कन्हैया लाल, जिनको कुछ मुसलमानों ने उनके ही घर पे जाकर उनका कत्ल किया, या अभी जो नुपुर शर्मा वाला केस हुआ उसके बाद कई सारे हिंदुओं की हत्या हुई, तो वो भी उनको याद होना चाहिए और अल्लाह अकबर के नारे, सरतन से जुदा के नारे सड़कों पर लगाए गए और ये कॉल आउट किया गया सड़कों पर। तो अगर वो ये बात नहीं देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं क्योंकि भारत में अ, अगर कुछ भी होता है तो उसको कानून के दायरे में रूल ऑफ लॉ के अंडर सारी चीज़ों को टैकल किया जाता है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अगर खुद के गिरेबान में झाँक कर देखा जाए, उनको देखना चाहिए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि पाकिस्तान में तो किसी को भी ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम में अगर आप मुझे पसंद नहीं है तो आप मैं आपको बोलूँगी कि आपने तो इस्लाम का और रसूल का आपने बेअदबी की है और मैं आपको आपका गला दबा सकती हूँ, आपको तार-तार कर सकती हूँ, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। किसी किसी को भी मार दिया जाता है और ये खबरें आए दिन लगातार सामने आती रहती हैं और जिस पर कोई भी
ना कोई एक्शन होता है, ना कोई कार्रवाई होती है, ना कोई अंदर जाता है, बल्कि चाहे जुडिशियल सिस्टम हो, चाहे पुलिस हो, सब उस मॉब से डर के रहते हैं। तो पाकिस्तान तो वो देश है जहाँ पर ना कोई कानून चलता है, ना किसी का डर चलता है। यहाँ पर अगर अगर कोई घटना हो भी जाती है, कोई इंसिडेंट हो भी जाता है, तो पुलिस एक्शन लेती है और ताबड़तोड़ कार्रवाई होती है और सबको अंदर किया जाता है, और कोई ऐसा नहीं है जिससे पुलिस डर के अंदर बैठ जाए या एक्शन ना ले। यहाँ पे तो कोई बोल ही नहीं सकता। अगर आपने किसी पे ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा दिया तो कोई बोल के दिखाए। अभी कुछ दिन पहले पुलिस स्टेशन के अंदर लोग घुस गए थे, अगर आपको याद होगा। तो वो खबर, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो हमेशा भारत से नफरत और भारत की दुश्मनी को लेकर वो सब जिंदा रहता है। मुझे लगता है पाकिस्तान को खुद के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अब तो भारत और पाकिस्तान का कंपैरिजन वाली भी स्थिति नहीं रह गई है कि आप भारत के साथ अपना कंपैरिजन करें। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। आप तो दूर से दूर कहीं नजर ही नहीं आते। जिस तरह की पॉलिटिकल क्राइसिस, सिक्योरिटी क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान के सामने है, तो उस सब को देखते हुए पाकिस्तान की आवाम, अगर हम किसी भी देश में जब बड़े बदलाव की बात करते हैं, तो वहां पर बदलाव इसीलिए आया है कि आवाम वहाँ के जागरूक हुए हैं, उनको होश आया है और उन्होंने बड़े बदलाव, हक की आवाज उठाई है। लेकिन पाकिस्तान में तो सिर्फ जो एक फेल्ड पॉलिटिकल जो क्लास रही है, उन्होंने सिर्फ कश्मीर का मुद्दा, हिंदुस्तान से नफरत, हिंदुओं से नफरत, भारत से नफरत उनके दिलों में डाली और अपने आप को एकदम फ्री हैंड उन्होंने रखा। और 1% उस इलीट क्लास ने पाकिस्तान की आवाम के हक को लूट कर अपने आप मजे किए हैं। और आज भी अफसोस की बात यह है कि आज भी आवाम उन पॉलिटिकल लीडर्स की इन झूठी बातों में आती है और सच्चाई को देखने और समझने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि चलिए हम अगर पहले की बात करें, 3 डिकेड पहले पिछले उसमें टाइम में चले जाएं, तो डिजिटाइज वर्ल्ड नहीं था, लोगों के पास इंफॉर्मेशन लिमिटेड थी। आपको जो पढ़ाया सिखाया जा रहा है वो वही आपके पास उसी उन्हीं चीजों का एक्सेस था। आज तो सारी चीजें अवेलेबल हैं। आप अलग अलग प्रोस्पेक्टिव को, अलग अलग इंफॉर्मेशन को आप हासिल कर सकते हैं, समझ। इस सब के बावजूद भी अगर इस तरह की चीजें चलती जा रही हैं और वो भी आप उसको चलते ही रहना दे रहे हैं, इतना ज्यादा पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इस्लाम का इतना ज्यादा दखल है कि इमरान खान भी पॉलिटिकल लीडर कम, वो कोई मुल्ला हाफिज ज्यादा लगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पूरी पूरी सूरे पढ़ देते हैं, यूएस जाते हैं तो वहां पे तस्वीर ले जाते हैं। तो ये जो दिखावेबाजी है, ये जो दिखावा है इस्लाम के नाम पर, इसको बंद करके आप एक देश को देश की तरह चलाएं। और कोई भी देश कभी भी धर्म से नहीं चला है। देश चलाए जाते हैं विजन से, एक पॉलिटिकल विल से, एक स्ट्रॉन्ग विजन जो होता है जो देश को आगे बढ़ाने के लिए। एक कौम मिलकर देश को बनाती है, जो पाकिस्तान में मुझे अनफॉर्चुनेटली अभी भी कोई कौम तो नजर नहीं आती है। क्योंकि जिस तरह से अननेचुरली पाकिस्तान को बनाया गया, बलूचिस्तान को कब्जा लिया, इधर से कश्मीर पीओजेके को कब्जा लिया। वही कहते हैं ना कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। यहाँ तो भानुमति का कुनबा भी नहीं जोड़ पा रहा है, सारा कुनबा इधर उधर बिखर रहा है। तो पाकिस्तान की वही स्थिति है। और अफसोस की बात यह है कि पॉलिटिकल लीडर्स की तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन आवाम का जो माइंडसेट है वो काफी अनफॉर्चुनेट है कि लोग आज भी, लेकिन उनकी भी क्या गलती है, जिस तरह से रेडिकलाइजेशन हुआ है वहां पर, वो सबसे ज्यादा कंसर्निंग है। क्योंकि अब जिस स्टेज पे पाकिस्तान है, या तो पाकिस्तान के टुकड़े होंगे या फिर कोई बहुत बड़ा कोई मोजिजा हो कि पाकिस्तान को कोई बचाने के लिए कोई ऊपर से उतर आए और पाकिस्तान के हालात बदल दे। अच्छा, ये जो इस तरह के वाकयात होते हैं, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हैं, हम्म। उसमें मैंने भी ये देखा है, तो वन शुड बी ऑनेस्ट अबाउट इट, कि पाकिस्तानी मीडिया उसको बहुत प्ले अप करता है अगर वो इंडिया में हो। लेकिन अगर उसी तरह के वाकयात जो हैं वो बर्मा में हो और हजारों लोग, लाखों लोग वहां से मुल्क छोड़ के चले जाएं, तो वो इतना बड़ा इशू नहीं बनता पाकिस्तानी मीडिया के लिए। चाइना में अगर हो तो उसके लिए हमारे बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, दे सीम टू बी मेकिंग एक्सक्यूजेस फॉर चाइना। मैं हमेशा पाकिस्तान की जब बात आती है, मैं यही कहती हूँ, जब भारत को लेकर प्रोपेगेंडा करते हैं कि आप उग्र मुसलमानों की बात नहीं करते। इमरान खान ने बयान दिया था कि क्या है, कौन है, मुझे नहीं पता क्या होता है। तो उनको, उनका जो इतना करीबी दोस्त चाइना, जहां पर वो जब इतना ज्यादा उनकी गले में बाहें डली रहती हैं, उनको ये नहीं पता चला कि वो सबसे बड़े इस्लाम के अलंबरदार बनते हैं और वहां पर मुसलमानों को किस तरह के हालात में कंसंट्रेशन कैंप में रखा जाता है।
उसके बारे में उनको खबर नहीं है। इनफैक्ट पूरे इस्लामिक वर्ल्ड की बात करें, कोई भी बात नहीं करता उग्र मुसलमानों के बारे में। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ भारत के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टॉलरेंट कर लेते हैं चीज़ों को, तो मुझे लगता है अगर हम टॉलरेट कर लेते तो इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन भारत की जो मुझे लगता है अभी मौजूदा पॉलिसी है कि पाकिस्तान को कंप्लीटली इग्नोर करना, पूरी तरीके से उसको आइसोलेट कर देना, मुझे लगता है कि ये एक बेहतर ऑप्शन है क्योंकि पाकिस्तान पे किसी भी हाल में भरोसा तो किया नहीं जा सकता। 4 भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुए जिसमें चारों के चारों बार पाकिस्तान ने शुरुआत की है और चारों बार मुँह की खाई। बावजूद उसके वो मानता नहीं और हमेशा मज़लूम बना रहता है कि हमारे साथ बड़ा ज़ुल्म हुआ है, हम तो तशद्दुद का शिकार हैं, हम टेररिज़्म का शिकार हैं, कश्मीर में ये हुआ, वो हुआ। अभी भी बिलावल भुट्टो लगातार कश्मीर को लेकर आवाज़ें बुलंद करें, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे ओआईसी हो। जबकि ओआईसी ने भी ये बात पहले क्लियर कर दी थी कि हम कश्मीर मुद्दे पर अब आपके साथ नहीं होंगे और सऊदी ने भी ये बात जबकि सऊदी की बात करें तो ओआईसी में लीडरशिप पोज़ीशन में सऊदी है। तो उसकी तरफ से भी बात रही कि अब हम कश्मीर मुद्दे को लेकर आपके साथ नहीं हैं, आप इससे दूर रहें, इसको भूलकर आगे बढ़ जाएँ। तो पाकिस्तान जो है मूव ऑन ही नहीं कर पा रहा है। वो आपने एक इंडियन फ़िल्म होगी जुदाई जिसमें श्रीदेवी, अनिल कपूर और उर्मिला मातोंडकर करती, तो वो अपने पति को बेच देती है पैसे के चक्कर में, फिर पति को छोड़ ही नहीं पाती है, तो वही पाकिस्तान जुदाई वाली श्रीदेवी हो गया है। अच्छा, जी, अंबर जी, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हवाले से एक और चीज़ जो मेरे ज़हन में आती है वो सूडान में है। हुँ, दारफोर का जब क्राइसिस चल रहा था 2003 से 2011 तक, तो वहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया और यूएन ने ये रिपोर्ट किया है एक्सटेंसिवली कि वहाँ पे कम से कम 3 लाख लोग मारे गए। जी, लेकिन वो हमारे मीडिया में कभी उसका ज़िक्र नहीं आता। और अल जज़ीरा की वेबसाइट पे अब भी मौजूद है। 2018 में चाइनीज़ गवर्नमेंट के एक स्पोक्सपर्सन ने कहा कि इस्लाम इज़ अ मेंटल डिज़ीज़। तो इस तरह की बातें भी करते हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान में जमात इस्लामी ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ एग्रीमेंट किया, एमओयू किया, और वो कभी इस तरह की चीज़ों के खिलाफ एहतजाज नहीं करते। ये बहरहाल इस तरह की बड़ी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। और ये हमारे एक शायर थे जॉन एलिया, जी, और वो यूपी ही से गए थे। हमारे यहाँ से थे, वो अमरोहा से। हाँ, तो उनका एक बड़ा मशहूर है कोटेशन जी, कि पाकिस्तान जो था वो अलीगढ़ के चंद लौंडों की शरारत थी। बिल्कुल। और बहुत सारे लोग हमारे यहाँ भी हिस्टोरियंस ये कहते हैं, स्कॉलर्स, कि इंडिया के वो हिस्से जो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बने, यूपी और दिल्ली और बाकी जो बिहार, वहां पे पाकिस्तान मूवमेंट जो थी वो पाकिस्तान के जो हिस्से इसका हिस्सा बने, यानी खैबर पख्तूनख्वा या एनडब्ल्यूएफपी या पंजाब या सिंध, उससे हुँ। ज्यादा स्ट्रांग थी। तो यूपी के लोगों की क्या अट्रैक्शन थी पाकिस्तान के आइडिया में? सर, जब भी पाकिस्तान के विभाजन की बात की जाती है, तो यूपी की बहुत बड़ी इसमें भूमिका नज़र आती है और ये बात हम सब जानते हैं, आप जानते हैं, आप मेरे से ज़्यादा कहीं सीनियर एक्सपीरियंस है। तो यूपी के लोगों का जो इसमें पूरा कॉन्ट्रिब्यूशन रहा भारत से पाकिस्तान को निकालने में, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता और जो जॉन एलिया साहब ने कही थी वो बात, मैं उसके साथ फुल्ली एग्री करती हूँ कि आप उन्होंने हालाँकि वो जिस तरह की शायरी करते थे, वो थोड़ा-सा अलग ही अंदाज़ की शायरी थी उनकी, लेकिन बहुत ही सटीक बात कही है क्योंकि आपने मैं तो इनफैक्ट अगर जिन्ना साहब की बात करूँ, तो जिन्ना साहब का वो एक विज़न पाकिस्तान को ले मैं उनको एक एज़ अ लीडर, एज़ पॉलिटिशियन, एज़ पर्सन भी मैं उन्हें कोई ऐसा विज़नरी या कोई सक्सेसफुल नहीं समझती हूँ, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को अलग कर लिया। अगर वो विज़नरी होते तो भारत से पाकिस्तान अलग नहीं हुआ होता और आज पाकिस्तान की स्थिति नहीं होती। शायद वो लोग जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनको लगता है कि वो बहुत बेहतर हालात में हैं, सिर्फ़ इस्लाम की चूरन की गोली डालकर उनके मुँह में उनको तसल्ली दी जाती है, जबकि सब जानते हैं कि पाकिस्तान में हालात बहुत बदतर हैं। किसी की कोई सेफ्टी की गारंटी ही नहीं है, आए दिन चाहे कमर बाजवा हो, इमरान खान हो। अभी मैं एक न्यूज़ चैनल देख रही थी पाकिस्तान का, तो वहाँ पर एक एक्स चीफ जस्टिस साहब और एक इमरान खान के वकील के बीच की कन्वर्सेशन का ऑडियो लीक हो गया। तो किसी की ना तो कोई सेफ्टी है, पर्सनल सेफ्टी, सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है। एक ऐसा जंगल है जहाँ पर जब हम किसी एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है अपने सामान की खुद सुरक्षा करें। तो वही पाकिस्तान है, आप अब वहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी अपनी सेफ्टी, अपने सामान की सेफ्टी आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। तो अगर
विज़नरी होते तो शायद पाकिस्तान नहीं बनता। झूठ बोलकर आपने पाकिस्तान बनाया कि यहाँ पर इनफैक्ट भुट्टो साहब ने भी ये बात कही थी कि करोड़ों मुसलमानों का नामो-निशान नहीं बचेगा। मुसलमान आज माशाल्लाह पाकिस्तान में तो हैं ही, 20-25 करोड़ हैं। मैं अपने भारत की बात करती हूँ, माशाल्लाह यहाँ पर 25 करोड़ के लगभग मुसलमान हैं और जिस वक़्त आबादी उस वक़्त जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ, उस वक़्त क्या परसेंटेज थी और आज यहाँ पर क्या परसेंटेज है, ये इसी वजह से है क्योंकि भारत एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है ट्रू सेंस में, इसकी वजह से यहाँ पर मुसलमान अ, इतने ज़्यादा संख्या में हैं और आगे लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो माइनॉरिटीज़, हम हिंदुओं की बात करें, सिखों की बात करें, क्रिश्चियंस की बात करें, जो उस वक़्त जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उस वक़्त क्या उनकी परसेंटेज थी, आज क्या स्थिति है हम सब जानते हैं। उनके किसी भी हक की कोई गारंटी नहीं है। तो सारी चीज़ें जो हैं वो सबके सामने हैं और यूपी की बात जो आपने कही वो तो एक सच्चाई है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। अच्छा, पिछले पाकिस्तान में दिनों जो स्टेट है सबसे बड़ी मज़े की बात ये है बलूचिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं, तो ये वो लोग हैं वो तो कहते हैं हमें तो चाहिए ही नहीं था पाकिस्तान। वो जिनकी ख्वाहिश थी वो तो वहीं रह गए, बाकी जिनको नहीं चाहिए था उनके सर पे आपने पाकिस्तान लाद दिया। अच्छा, पिछले दिनों मुझे इटली से एक पाकिस्तानी का फ़ोन आया बड़ा एंग्री कि आप पाकिस्तान के खिलाफ वीडियोज़ क्यों बनाते हैं? हुँ, तो मैंने उनसे पूछा भाई आप कहाँ से बोल रहे हो? कौन हो? ये वो थोड़ा रिलक्टेंट थे वो। हुँ, मैंने उनको दावत दी कि आप आएँ मेरे चैनल पे आएँ। उनसे कोई आधा घंटा बात होती रही। हुँ। तो एक आध दफ़ा फिर भी मैंने उनसे राब्ता किया, तो वो फिर आए नहीं। तो अब भी अच्छा, कोशिश करूँगा कि वो आएँ किसी दिन। सर वो नहीं आएँगे। हाँ, बात कर रहे थे कि इंडिया में मुसलमानों के साथ बड़ा ज़ुल्म हो रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि इंडिया में तो प्रेज़िडेंट भी मुसलमान रहे हैं जी, बिल्कुल। और फखरुद्दीन सिख अली हैं। अहमद साहब और ज़ाकिर हुसैन साहब, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, कितने सारे तो लोग हैं। उनको ये पता नहीं था। कहते ओहो! अच्छा सदर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता था। तो मतलब नॉलेज का लेवल ये होता है और वो लड़ने-मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा, कश्मीर की आपने बात की जी। 370 की रिपील की। हुँ। तो अब क्या सूरत-ए-हाल है? हैज़ द सिचुएशन इम्प्रूव्ड इन कश्मीर या वहाँ पे मज़ीद हालात खराब हुए हैं? Absolutely, sir. After abrogation of Article 370 and 35A, सिचुएशन हालात बहुत ही ज़्यादा बेहतर हुए हैं। लगातार जो इन्वेस्टमेंट है स्टेट में यूनियन टेरिटरी इनफैक्ट मैं अपने आप को करेक्ट कर देती हूँ उसमें, बहुत ज़्यादा लगातार बढ़ रहा है और साल 2017-18 की बात करें तो 840 करोड़ रुपए का वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुआ था, जबकि 18-19 की बात की जाए तो 591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट हुआ और 2019 बीच के बीच 296.64 इंडियन रुपीस जो है करोड़ रुपए हुँ। उनका इन्वेस्टमेंट हुआ। लगातार अब 2021 की बात करें तो 400 करोड़ लगातार ये इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जम्मू कश्मीर में फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। अभी बीते दिनों एएमआर जो एक यूना उसमें ये अपना यूएई यूएई का अपना एक ग्रुप है, उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट जिसकी का अनाउंसमेंट हुआ था, वो प्रोजेक्ट भी अब इनॉग्रेट हो गया है और कई सारे ऐसे बड़ी जो विदेशी कंपनियाँ हैं, उनका इन्वेस्टमेंट बड़े स्तर पर आ रहा है और 65,000 करोड़ से भी ऊपर का हमारे यूनियन टेरिटरी में कश्मीर में इन्वेस्टमेंट हुआ है। आम लोगों की बात करें जो लोग कारोबारी हैं, तो कश्मीर में चाहे टूरिज़्म की बात करें, वो बम्पर है और लोग जो छोटे-छोटे काम कर रहे थे, वो अपने कारोबार आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत सारे सिनेमा हॉल जो कश्मीर में जब 90 के दशक में हालात खराब हुए थे, सिनेमा घर भी बंद कर दिए गए थे, वो सारे वहाँ पर रीओपन हो गए हैं। पत्थरबाज़ी की जो घटनाएँ होती थी, वो भी खत्म हो गई हैं। आम लोग देखिए एक जो इंसान होता है उसको बेहतर हालात चाहिए होते हैं, उनको जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो चाहिए होती हैं, जो जिससे उनको पहले दूर रखा गया था, आज उनको वो सारी चीज़ें मिल रही हैं, लोग मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और चाहे कश्मीर के आम नौजवानों की बात करें, चाहे फ़ौज में भर्ती से लेके किसी भी चाहे खेल हो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर,
एक्टिंग हो, स्पोर्ट्स हो, हर चीज़ में कश्मीर के जो बच्चे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, कारोबार हो। और मेडिकल में अगर फ़ील्ड की बात करें तो कश्मीर से बहुत बड़े संख्या में डॉक्टर्स आते हैं, वहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो ये एक ऐसी सूरत-ए-हाल है जो कि पाकिस्तान में मुझे लगता है उन लोगों को पता होनी चाहिए, या फिर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है, उनको भी ये पता होना चाहिए कि जो उनकी ओरिजिनल कंट्री है, जहाँ से वो ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पर और उनके हालात में कितना फ़र्क है। उनको उनका जो हक है बेसिक चीज़ें, वहाँ उनको बिजली तक नहीं मिल पाती है, पानी नहीं मिल पाता है। 2 वक़्त की रोटी वो अपने बच्चों को नहीं खिला पाते हैं। तो ये सूरत-ए-हाल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में है। और इंडियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पर लगातार इन्वेस्टमेंट की बात करें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें, या फिर स्टेट की भी बात करते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरह से पूरे स्टेट को डेवलप करने के लिए उनकी पॉलिसीज़ हैं, वो लगातार सामने आ रही है और लोग भी उस पर रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। अच्छा, इस वक़्त जो प्रोमिनेंट मुस्लिम्स हैं इंडिया में, हुँ, उनमें से कुछ का मुझे बताएँगे? जैसे आरिफ मोहम्मद खान हैं, ही जी, इज़ गवर्नर इन केरला। जी, बाकी जो हैं, जैसे यूएन में थे, आपके एम्बेसडर थे सैयद अकबरुद्दीन, जी। तो आजकल भी वो किसी शायद थिंक हुँ, टैंक के साथ काम कर रहे हैं। जी, जी, जी। तो और कोई नाम मुझे बता सकते हैं आप? सर इंडिया में आप किसी भी फ़ील्ड में उठा के देखें, जहाँ पे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा भारतीय सिनेमा देखा जाता है, भारत की जो इंडियन फ़िल्म्स होती हैं, इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री की, उसी में जो सबसे बड़े स्टार हैं भारतीय सिनेमा के, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, कितने ही सारे, यहाँ तक कि जो पहले भारत आज़ाद भारत जो था, उसके सबसे पहले सुपरस्टार यूसुफ खान यानी कि दिलीप साहब, रफ़ी साहब, कितने ही सारे, मैं नाम गिनाती मेरी उँगलियाँ थक थक जाएँगी, लेकिन नाम खत्म नहीं होंगे। तो भारत में सिनेमा में बात करें, पॉलिटिक्स में बात करें, बिज़नेस में, इंडस्ट्रीज़ में बात करें, अज़ीम प्रेम जी एक भारत के बहुत बड़े नामी बिज़नेसमैन हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, चैरिटी भी बहुत करते हैं। और भारत में के ऐसे बड़े-बड़े नाम हैं, पॉलिटिक्स में बात करें अपने, हमारे ये मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं, शाहनवाज़ हुसैन साहब हैं, जो कि बीजेपी में ही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो बड़े-बड़े लेवल पे हैं और दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर्स रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है, जो कि भारत में किसी के भी साथ धर्म की वजह से तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, या इंस्टीट्यूशन लेवल पर किसी के भी साथ इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। आप कर सकते हैं, आप खुद को साबित कीजिए और आप अपना मकाम हासिल कर लीजिए। जी, आपने अज़ीम प्रेम जी की बात की, जी, तो उनकी जो कंपनी है विप्रो, जी, उनकी अमेरिका, कनाडा, यूरोप में भी ब्रांचेज़ हैं। जी। और मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त, वी वर टुगेदर एट गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, वो अमेरिका चले गए ग्रेजुएशन के बाद। तो पिछले दिनों उनके बेटे को, हु वाज़ बोर्न एंड ब्रेड इन द यूएस, उनको विप्रो में एक जॉब मिल गई। और वो जॉब, कोई उनकी स्टार्टिंग सैलरी $1.5 लाख थी, व्हिच इज़ वेरी इंप्रेसिव सैलरी इवन बाय अमेरिकन स्टैंडर्ड्स। तो अब उनको ये फिक्र पड़ी हुई थी कि अमेरिकन एम्बेसी एंड द कॉन्सुलेट्स, दे वर नॉट विलिंग टू गिव हिम अ वीजा बिकॉज हिज पेरेंट्स वर पाकिस्तानीज। तो बड़ी मुश्किल से उनको वीजा मिला। उनके जो बाकी बैचमेट्स थे, उनको लॉन्ग ड्यूरेशन के मल्टीपल एंट्री वीजाज मिल गए, उस बच्चे को सिंगल एंट्री वीजा मिला। एंड ही केम बैक वेरी इंप्रेस्ड कि अजीम प्रेम जी इतने अजीम आदमी हैं, उनके साथ हमने लंच किया, हमने गपशप की, ये किया, वो किया। सो दैट इज वन गुड गुड एक्चुअली अपॉर्चुनिटी, कि इस तरह के भी अपॉर्चुनिटीज हों, कि जो पाकिस्तानी अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया और यूके में, तो वहां पे भी अगर कोई आगाज किया जाए तो आई थिंक सिचुएशन कैन इम्प्रूव। सर तो पाकिस्तानियों की इस समय एक छोटी-सी बात यहाँ पे करना चाहती हूँ। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो हमेशा यही कंपैरिज़न करते हैं कि भारत के पास तो इतनी बड़ी फ़ौज है, पाकिस्तान के पास भी इतनी होनी चाहिए। कभी वो इस तरह के कंपैरिज़न नहीं करते कि भारत के पास अज़ीम प्रेमजी है, भारत के पास रतन टाटा है, भारत के पास अंबानी है, भारत के पास अडानी है, भारत के पास मोदी है। तो इस तरह के भी वहाँ पर होने चाहिए। आप कभी भी एक बदलाव देश के अंदर उसको आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की चीज़ें नहीं डिमांड करते। वो हमेशा भारत से दुश्मनी चलाने के लिए, नफ़रत को ज़िंदा रखने की बात करते हैं, आम लोग हो या पॉलिटिकल क्लास हो, एक ही जैसी बात करते हैं। किसी में कोई ख़ासा फ़र्क नज़र नहीं आता, चाहे कोई रिलीजियस स्कॉलर हो, पॉलिटिकल लीडर हो, आम लोग हों, सबकी एक ही भाषा, एक ही सोच, एक ही दुश्मन जो कि भारत, और भारत से दुश्मनी कर करके वो चाहे खत्म हो जाएँगे, लेकिन भारत दुश्मनी नहीं भूलेंगे।
जी, पिछले दिनों मैंने एक इंडियन एकेडमिक हैं, अमेरिका में पढ़ाते हैं वो, डॉक्टर मुक्तदर खान, जी। एंड ही कम्स फ्रॉम हैदराबाद दक्कन। हुँ। तो उन्होंने मुझे हैरान कर दिया ये कह के कि हैदराबाद दक्कन अलोन हैज मोर इंजीनियरिंग कॉलेजेस देन ऑल पाकिस्तानी इंजीनियरिंग कॉलेज पुट टुगेदर। एब्सोल्युटली। तो वो पाकिस्तानियों के लिए बड़ा मुश्किल है हजम करना कि एक शहर में इतने इंजीनियरिंग दे कॉलेजेस हैं ओनली वांट जितने। टू बिलीव कि मुसलमान सताए हुए हैं भारत में। जी। सो अंबर जी, एनी फाइनल थॉट्स बिफोर वी क्लोज द शो? सर बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान को देखिए, हम तो बड़े खुश हैं भारत के मुसलमान, और भारत में सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हर धर्म, हर जाति के लोग बहुत खुश हैं। थोड़े बहुत झगड़े, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हर जगह होते हैं, लेकिन भारत एक बहुत ही अजीम देश है। 10,000 साल से भी ज़्यादा पुराना हमारा कल्चरल हेरिटेज है। हमें उस बात पर बहुत गर्व है कि हम भारतीय हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि आप अगर भारत से अलग हुए हैं, तो आप मूव ऑन करें, भारत से दुश्मनी भूलकर आप अपने आप पर फ़ोकस करें। जिस तरह के हालात पाकिस्तान में हैं, उसको बदलने के लिए किसी भी देश के आवाम ही उसमें कारगर साबित हो सकते हैं। तो बदलाव की आवाज़ उठाएँ, अपने जो पॉलिटिकल क्लास है, उसको ज़िम्मेदार ठहराएँ, उनसे सवाल करें, देश में बदलाव आए, ताकि आपको 2 वक़्त की रोटी के लिए रोना ना पड़े, और ये काम सिर्फ़ और सिर्फ़ आप कर सकते हैं। यही मैं कहना चाहती हूँ सर। थैंक यू वेरी मच।